नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। और हिंदी का वर्णमाला टॉपिक चल रहा था। पिछली क्लास में हमने पूरी वर्णमाला के बारे में आपको जानकारी दी। आज की जो जानकारी का विषय है कि वर्णमाला के कुछ आगे देखते हैं और क्या होता है। अगर आपसे पूछा जाए शब्दकोश के अनुसार, बहुत ध्यान से देखिएगा, शब्दकोश के अनुसार प्रथम वर्ण कौन सा है। अगर ये प्रश्न आता है कि हिंदी वर्णमाला का पहला अक्षर कौन सा है, तो हिंदी वर्णमाला का पहला वर्ण आप बताएंगे हिंदी वर्णमाला का पहला वर्ण है छोटा। अगर पूछे कि हिंदी वर्णमाला का लास्ट वर्ण कौन है, आखिरी वर्ण कौन है, तो आपका जवाब होगा कि आखिरी वर्ण है हा, आखिरी वर्ण है श्रा। ठीक है, तो पहला वर्ण आ है और आखिरी वर्ण श्रा है। लेकिन इसी प्रश्न को थोड़ा चेंज किया जाएगा। अब पूछा जाएगा शब्दकोश के अनुसार। ध्यान दीजिएगा, हिंदी एक भाषा है। अब भाषा में हल्का सा परिवर्तन होने पे अर्थ बदल जाता है। अगर शब्द आए कोश, इस कोश का मतलब होता है खजाना, जैसे राजकोष। इस कोश का मतलब होता है संग्रह। जो शब्दकोश यानी शब्दों का संग्रह, ये वाला कोश नहीं लिखा जाएगा। और अगर शब्द आ जाता है कोश, तो इसका मतलब है दूरी का मात्रक। दूरी का मात्रक, हर शब्द एक जैसे नहीं होते हैं। इसको कहते हैं समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। आरो ए आरो में बहुत पूछे जाते हैं। सुनने में एक जैसे लगे लेकिन उसका अर्थ अलग अलग निकले, ऐसे शब्द आरो ए आर में बहुत आते हैं। कुछ और आपको और बता देते हैं, फिर अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। जैसे शब्द आपका आता है आसन, फिर शब्द आ जाता है आसन्न, फिर शब्द आ जाता है आसन। सुनने में एक जैसे लगते हैं, अर्थ इनका देखते हैं। आसन का मतलब होता है बैठने का स्थान, बैठने का स्थान। आसन्न माने होता है निकट, यानी जो कार्य अभी अभी बीता है उसे आसन्न कहते हैं। और आसन माने होता है भोजन। समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, इन पर भी विशेष नजर रखेंगे। तो मूल जो टॉपिक है उस पर चर्चा करते हैं, वो है शब्दकोश के अनुसार वर्णमाला। शब्द कोश के अनुसार वर्णमाला। तो सामान्य वर्णमाला तो हमने पढ़ी है। अब प्रश्न यह है कि शब्दकोश के अनुसार वर्णमाला क्या है, जरा उस पर आप नजर दौड़ाइएगा और ध्यान दीजिएगा ये कैसे बनेगी। सबसे पहले होता है अंग, इसके बाद अगर कोई चंद्रबिंदु वाला अक्षर आ जाए वो होता है। फिर होता है आह, फिर आता है क, फिर आएगा छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आए, ओ और औ। फिर आता है क, और का के बाद आएगा छ, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, ज्ञा, छा और या। टा, ठा, डा, ढाड़ा, ता, फिर त्रा, था, दा, धा, ना, प, फा, बा, भा, मा। इधर लिख देते हैं य, र, ल, व, शा, श्रा, श, श और हा। अब यहां ध्यान दीजिएगा, क्या आपको देना है कि अगर प्रश्न पूछा जाए कि शब्दकोश के अनुसार
हिंदी वर्णमाला का पहला वर्ण कौन सा होगा? कई बार ये परीक्षा में आ चुका। शब्दकोश के अनुसार पहला वर्ण अंग होता है, तो शब्दकोश के अनुसार पहला वर्ण अंग है और अंतिम वर्ण कौन सा? हा। फिर पूछा जाएगा छ का स्थान किसके बाद आएगा? छ का स्थान का के बाद आएगा। या ये पूछें कि छ किन दो वर्णों के बीच में है? तो ख का और खा के बीच में है। फिर आता है ज्ञा का स्थान किसके बाद आएगा? जा के बाद आएगा। किन दो वर्णों के बीच है? जा और झा के बीच है। फिर आता त्रा का स्थान कहाँ आएगा? तो कहोगे ता के बीच आएगा, यानी ता और था के बीच त्रा होता है। फिर पूछेंगे श्रा का किसके बाद आएगा? तो शा के बाद आएगा। इन दोनों के बीच में श्रा होता है। तो हिंदी शब्दकोश के अनुसार ये बात अलग है, और हिंदी वर्णमाला के अनुसार वर्णों का आना, ये सारी दोनों बातें अलग अलग हैं, आपको ध्यान में रखना है। तो शब्दकोश के अनुसार आपके सामने वर्णमाला लगी है, लिखी है, और इससे जो प्रश्न आते हैं वो मैंने बता दिया। पहला प्रश्न, हिंदी शब्दकोश के अनुसार पहला वर्ण कौन सा होगा? क्या जवाब देंगे? अंगा। फिर क्या होगा कि छ का स्थान कहाँ है? ज्ञा का स्थान कहाँ है? त्रा का स्थान कहाँ है? और श्रा का स्थान कहाँ है? तो प्रथम, अंतिम और जो चार संयुक्त वर्ण थे, इनके भी अलग अलग स्थान दिखाए गए। तो इस बात को विधिवत नोट कर लें, लिख लें, जो नोट्स बुक बना रहे हैं वहां पे लिख लें कि पहला कौन सा रहेगा, लास्ट कौन सा रहेगा, किन संयुक्त वर्णों का स्थान कहाँ कहाँ होता है, ये चीज की जानकारी आपको अवश्य होनी चाहिए। अब आपको आगे दिखाते हैं कि अक्सर आपने सुना होगा, ये जानते होंगे कि कहा जाता है हिंदी में बिंदी का क्या महत्व है, हिंदी में कितनी प्रकार की बिंदियां होती हैं, इसका भी एक संक्षिप्त परिचय देखते हैं। हिंदी में बिंदी, अब आप ध्यान दीजिएगा, हिंदी में चार प्रकार की बिंदियां होती हैं। एक ये होती है, एक ये होती है, एक ये होती है, एक ये होती है। चंद्र बिंदु चूंकि वो तद्भव शब्द में आता है, इसलिए उसकी यहाँ चर्चा नहीं की जाती है। तो पहली जो बिंदी है वो इस प्रकार की है, ये, और इसको क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है अनुस्वार बिंदु। क्या इसे कहते हैं? अनुस्वार बिंदु या अनुस्वार बिंदी। अब प्रश्न ये आता है कि इस अनुस्वार बिंदु का प्रयोग हिंदी के कितने वर्णों पे, कितने अक्षरों पे होता है? स्वर पे होता है, या व्यंजन पे होता है, या दोनों पे होता है, या किसी पे भी नहीं होता है? तो आपका जवाब होगा इनका प्रयोग 11 स्वरों पर होता है। इनका प्रयोग 11 स्वरों पर होता है। अगला जो आपका आता है वो बिंदी इस प्रकार की होती है, और इसे कहा जाता है पंचमाक्षर बिंदु। इसे कहा जाता है पंचमाक्षर बिंदु। अब देखिए, इस पंचमाक्षर बिंदु का प्रयोग कहाँ होता है, कितने अक्षरों पर होता है, या इसके प्रयोग से कौन सा वर्ण बनता है, इस पर ध्यान रखिएगा। तो इसके प्रयोग से अंगा बनता है। एक पे होता है का, खा, गा, घा, अंगा। इसको क्या कहते हैं? पंचमाक्षर है, पांचवा अक्षर है। इसके बाद आपका आता है इस तरीके से बिंदु लगता है साइड में, तो उसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ताड़न जात या उच्छिप्त बिंदु। इसको कहते हैं इस तरीके का बिंदु होता है, नीचे लगता है, यहाँ पे नीचे, और नाम होता है उच्छिप्त बिंदु। क्या नाम इसका रखते हैं? उच्छिप्त बिंदु रहते हैं, और इसका प्रयोग 2 अक्षरों पर होता है। किस पे होता है? 2 अक्षरों पर होता है। वर्णमाला पढ़ाते समय हमने आपको कुछ बात बताई थी, उसको फिर से मैं आपको याद दिला देता हूं कि इन अक्षरों के प्रयोग से बने शब्द तद्भव होते हैं। कुछ ऐसी चीजें बीच बीच में ध्यान रखिएगा
कि ये जो उच्छिप्त वर्ण है, अगर इनका प्रयोग कहीं किसी शब्द में है तो इनसे बने हुए शब्दों क्या कहते हैं, वे शब्द तद्भव होते हैं। और एक और जो लास्ट बिंदु होता है वो देखिएगा, वो इस तरीके से यहाँ पे बना देते हैं, वो इसमें थोड़ा साइड में हट करके बनता है ये, और इसको कहा जाता है नुक्ता बिंदु। नुक्ता बिंदु, इसको नुक्ता बिंदु कहते हैं। और इसका प्रयोग 5 अक्षरों पर होता है, क, खा, ग, ज और फ। यानी इन 5 अक्षरों पर इनका प्रयोग किया जाता है नुक्ता बिंदु का। तो कौन कौन सा बिंदु है, फिर से एक बार देख लीजिएगा किन किन बिंदुओं पे हमने चर्चा की है। पहला है अनुस्वार बिंदु, यानी अंग। अंग बिंदु होता है, इसे जो अंग आपकी बनती है ये वाली, ये इस बिंदु को अनुस्वार बिंदु कहा जाता है। और इस अनुस्वार बिंदु का प्रयोग कहाँ करते हैं, 11 स्वरों पर इनका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आता है ये बिंदु, इसे कहा गया क्या, पंचमाक्षर बिंदु। पंचमाक्षर यानी जो 5वां अक्षर होता है वर्ग व्यंजन का, इसका प्रयोग किस पे होता है, केवल एक अक्षर पे होता है, एक व्यंजन पे होता है, या एक वर्ण पे, ऐसा कुछ भी आप कह सकते हैं। फिर आपका आता है उच्छिप्त बिंदु, और इसका प्रयोग इन 2 अक्षरों पर किया जाता है। और क्या ध्यान रखना है, इन अक्षरों के प्रयोग से बने शब्द क्या होते हैं, तद्भव होते हैं। और लास्ट में आपका ये बिंदु है, और इस बिंदु का प्रयोग इन 5 अक्षरों पर किया जाता है। किस पे किया जाता है, इन 5 अक्षरों पर किया जाता है। और इनके बारे में देखिएगा क्या कहा गया है, अगर लिखा जाए राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने कहा था, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने कहा था, नुक्ता बिंदु लगने से शब्द अरबी फारसी का हो जाता है। अरबी फारसी का हो जाता है, यानी नुक्ता बिंदु लगने से शब्द अरबी फारसी का हो जाता है। तो इस प्रकार हिंदी वर्णमाला से जितनी चीजें जुड़ी थी, या इस संबंध में जो चीजें पूछी जाती हैं, उस पर आपकी चर्चा की गई। अब एक और इसमें जो पॉइंट रह गया है, जहां पर आपको चर्चा करनी है, और जो चीजें आपको उसमें विधिवत समझनी है। यहां पर केवल हम व्यंजन लिख रहे हैं, और ये कहा जाता है व्यंजन को स्वर रहित करने के नियम। यानी व्यंजन को स्वर रहित कैसे करेंगे, व्यंजन को स्वर रहित कैसे किया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जो व्यंजन होता है, ये जैसे मान लिया ये लिखा है क, फिर ये है आ, ये है का। तो ये जो का लिखा है, इसमें छोटा आ जुड़ा हुआ है। इस छोटा आ को हटा देना है तो क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा स्वर रहित, यानी आधा, जिसको आप अपनी भाषा में कह सकते हो। तो किसी व्यंजन को आप आधा कैसे करते हैं, स्वर रहित कैसे करते हैं। तो देखिएगा कैसे स्वर रहित किया जाता है, समझिएगा इसको। अक्षर है आपके क, ख, च, छ, ज, झ, या, ट, ठ, ड, ढ, ळ, त, थ, द, ध, न।
पा, फा, बा, भा और मा। फिर आता है या, रा, ला, वा, शा, शा, सा और हा। हिंदी वर्णमाला में वर्ण दो प्रकार के होते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन है, ये व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। इन व्यंजनों के दोनों प्रकारों को देखिए और उन्हें समझिएगा। यानी व्यंजन होते हैं खड़ी पाई वाले और फिर होते हैं बिना खड़ी पाई वाले। बहुत ध्यान समझिएगा। यानी इसमें दो प्रकार के व्यंजन है, खड़ी पाई वाले व्यंजन है और बिना खड़ी पाई वाले व्यंजन। खड़ी पाई वाले व्यंजन क्या होते हैं कि खड़ी पाई वाले व्यंजन जिनको कहते हो जिनमें ये खड़ी पाई लगी होती है। ये देखिए, ये लगी है, 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 इनको क्या कहा जाता है? खड़ी पाई वाले। तो व्यंजन खड़ी पाई वाले। और फिर होते हैं व्यंजन कैसे? बिना खड़ी पाई वाले। अब देखिए बिना खड़ी पाई वाला व्यंजन कौन कौन सा है? किस किस व्यंजन को आप कहोगे कि वो व्यंजन बिना खड़ी पाई का है? ये व्यंजन बिना खड़ी पाई के, यानी जिन व्यंजनों में खड़ी पाई का प्रयोग नहीं हुआ है उन्हें बिना खड़ी पाई के व्यंजन कहा जाता है। और इनकी संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी संख्या है जहां खड़ी पाई का प्रयोग नहीं किया गया? फिर से समझ लीजिएगा। जिन व्यंजनों में खड़ी पाई लगी होती है वो खड़ी पाई वाले व्यंजन, और जिनमें नहीं खड़ी पाई लगी होती है वो बिना खड़ी पाई वाले व्यंजन कहलाते हैं। तो बिना खड़ी पाई वाले व्यंजनों की संख्या कितनी है? 9। कितनी संख्या है? 9। अगर कभी कोई परीक्षा में पूछ दिया जाए कि हिंदी वर्णमाला में ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग नहीं किया गया है, आपकी संख्या होगी 9। इसमें से रा को छोड़कर शेष 8 को गोलीय व्यंजन कहा जाता है। शेष 8 को क्या कहा जाता है? गोलीय व्यंजन। इस चीज को आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें इस चीज का। हिंदी वर्णमाला में 8 ऐसे व्यंजन हैं जिन्हें गोलीय व्यंजन कहा जाता है। रा को छोड़ दिया जाए, खड़ी पाई तो इसमें भी नहीं है। शेष 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 कैसे व्यंजन है? 8 गोलीय व्यंजन है। ठीक है, 8 गोलीय व्यंजन है। अगर इन गोलीय व्यंजन को आधा करना हो, स्वर रहित करना हो, तो इनके नीचे हलंत लगा दिया जाता है। यानी स्वर रहित करना हो तो इनके नीचे हलंत का प्रयोग कर दिया जाता है और इन्हें स्वर रहित माना जाता है। ठीक है। अब रहते हैं वे व्यंजन जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग है। तो खड़ी पाई के प्रयोग वाले व्यंजन क्या करते हैं? अब खड़ी पाई के प्रयोग वाले भी 2 तरीके के व्यंजन हैं। इसमें 2 तरीके के व्यंजन है। एक वे व्यंजन है जो खड़ी पाई तक पूरे हो जाते हैं, और 2 ऐसे अक्षर हैं जो खड़ी पाई के बाद पूरे होते हैं। जैसे एक है का, ये खड़ी पाई के बाद पूरा होता है। एक है फा जो खड़ी पाई के बाद पूरा होता है, और कुछ व्यंजन ऐसे वो खड़ी पाई तक ही पूरे हो जाते हैं। तो जो व्यंजन खड़ी पाई तक ही पूरे हो जाते हैं उनकी खड़ी पाई को हटा दिया जाए। अब देखिए, अगर हम इनकी खड़ी पाई को हटा देते हैं तो ये खा आधा हो जाएगा। इसकी खड़ी पाई को हटा देते हैं तो गा आधा हो जाएगा। इसकी खड़ी पाई को हटा देते हैं, इसकी खड़ी पाई को हटा देते हैं, इसकी खड़ी पाई को हटा देते हैं। यानी अगर इनकी खड़ी पाई को हटा दिया जाए तो ये व्यंजन अपने आप से आधे हो जाते हैं, आधे माने जाते हैं। ठीक है। अब जो व्यंजन खड़ी पाई के बाद पूरे हो रहे हैं इनके बाद के हिस्से को आधा कर दिया जाता है। ये बाद के हिस्से को आधा कर दिया जाता है। यानी अब इनको ऐसे लिखा जाएगा या इसको ऐसे लिखा जाएगा, इसे क्या कह देंगे? ये आधा व्यंजन है। तो व्यंजन 2 प्रकार के थे, खड़ी पाई वाले और बिना खड़ी पाई वाले। अगर व्यंजन बिना खड़ी पाई वाला है तो नीचे हलंत लगा देंगे। व्यंजन अगर खड़ी पाई वाला है तो उसकी खड़ी पाई को हटा देंगे और वो व्यंजन अपने आप आधा हो जाएगा। जैसे इसकी खड़ी पाई को हटाएंगे ये व्यंजन अपने आप से आधा माना जाएगा।
लेकिन दो ऐसे अक्षर थे, एक थे का और एक आपका था, जो खड़ी पाई के बाद ये पूरा होता था, खड़ी पाई के बाद पूरा होता था। तो इसमें आपने क्या किया, खड़ी पाई के बाद के हिस्से को आधा कर दिया, इन्हें स्वर रहित माना गया। तो इस प्रकार यदि किसी व्यंजन के नीचे हलंत ना लगा हो, उसकी पाई ना हटाई गई हो, तो इस प्रकार के व्यंजनों को क्या कह दिया जाता है, वो स्वर सहित व्यंजन होते हैं। अब आपने देखा कैसे व्यंजन स्वर रहित व्यंजन हो गया, या किस प्रकार से इस व्यंजन को स्वर रहित किया गया। अब लास्ट में एक और पॉइंट आ जाता है, और वो आ जाता है रा। ध्यान रखिएगा, शुरू मैंने आपको बताया था हिंदी एक शिरोरेखीय भाषा है। शिरोरेखी यानी लिखने के बाद जिसके ऊपर एक लाइन खींच दी जाती है, बाकी किसी भाषा के ऊपर कोई लाइन नहीं खींची जाती है। शिरोरेखीय भाषा है, इस रेखा के ऊपर कोई अक्षर नहीं जा सकता, सब इसके नीचे रहते हैं, लेकिन रा इसके ऊपर भी चला जाता है। तो अब रा के बारे में देखते हैं कि रा कितने प्रकार का होता है, लिखा जाता है। तो एक तो रा ये है, फिर दूसरा रा ये है, तीसरा रा ये है, और चौथा जो रा है वो आपका इस तरीके से, रा चार प्रकार से लिखा जाता है। ये पहले प्रकार का रा, ये दूसरे प्रकार का रा, ये तीसरे प्रकार का रा, ये चौथे प्रकार का रा। ये तीन रा लाइन के नीचे रहते हैं और चौथा रा लाइन के ऊपर रहता है। जब रा लाइन के ऊपर होता है तब वो होता है स्वर रहित यानी आधा। जब तक रा लाइन के नीचे है तब तक क्या है, स्वर सहित, यानी इसमें स्वर लगा हुआ है, रा पूरा है। इसके उदाहरण हम आपको देखते हैं। अब इसमें भी ध्यान दीजिएगा, ये तो एक सामान्य रा है, ये रा का मूल रूप है, रा का मूल रूप है। इस रा का प्रयोग किस पे किया जाता है, जो खड़ी पाई के अक्षर होते हैं, खड़ी पाई के वर्णों पर इस रा का प्रयोग होता है। और इस रा का प्रयोग किस पे किया जाता है, इस रा का प्रयोग किया जाता है जो गोलीय व्यंजन है, यानी खड़ी पाई वाले पे ये रा, गोलीय पे ये रा, और मूल रूप से इस रा का प्रयोग और स्वर रहित ये रा का प्रयोग किया जाता है। ये सारे रा आप इसका अपना स्क्रीनशॉट ले, समझ ले, बना लें, नोट्स बुक पे अपने बना लें। अब इनके हम प्रयोग और इस्तेमाल को आपको दिखा रहे हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो एक तो रा का प्रयोग, जैसे आपने राम लिखा, ये रा का मूल रूप से प्रयोग किया गया। अब दूसरे रा का देखते हैं प्रयोग। खड़ी पाई का अक्षर लीजिएगा, ये गा आधा है, अब इस पे ये रा लगा है, रा में आ की मात्रा है, आया ग्राम। इस ग्राम शब्द में ऐसे प्रश्न आते हैं, इस ग्राम शब्द में कौन सा अक्षर स्वर रहित है, गा या रा? तो आप कहेंगे इसमें गा, इसमें क्या है, इसमें ग प्लस र लगा हुआ है, तो रा इसमें स्वर सहित है। उसके आगे आ की मात्रा लगी है, उसके आगे मां लगा है, और उसके आगे फिर आ की मात्रा लगी है। इस प्रकार से चयन किया गया है। तो यहाँ ग्राम में किस प्रकार के रा का प्रयोग किया गया है, ग्राम में इस प्रकार के रा का प्रयोग किया गया है। अगला रा का प्रयोग होता है, जैसे ड्रम लिखना है, आपने बनाया डा, हलंत लगाया, डा हो गया आधा, फिर इसमें लगा रा, अब हो गया ड्रम, ये ड्रम है। यानी डा में हलंत लगाया, अक्सर बच्चे कहते हैं ये ऐसे रा होगा, ये ऐसा कोई रा नहीं होता है। तो यहाँ पे हलंत लगाया, डा आधा हो गया, ड्रम। अब जैसे लिखना है टा आधा हो गया तो ट्रक। गोलीय व्यंजनों पर इस प्रकार का रा लगता है। और अब आते हैं स्वर रहित रा का प्रयोग करते हैं, जो रा लाइन के ऊपर होता है, इसे रेफ वाला रा भी कहते हैं, रेफ वाला रा यानी स्वर रहित रा। इसका प्रयोग किया जाता है कर्म, धर्म, शर्म आदि। तो किस प्रकार से आप देखा, रा के चार भेद थे, रा के चार तरीके थे, जिन्हें अलग अलग क्रम में अलग अलग स्वरूप में प्रयोग किया गया। तो इस प्रकार हिंदी वर्णमाला से जितनी तथ्यात्मक जुड़ी हुई चीजें थी
परीक्षा के लिए उपयोगी जो चीज़ें थी या विगत वर्षों में जिनके बारे में अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया, उन सारी चीज़ों के बारे में आपको मैंने बताया। इस प्रकार हमारा वर्णमाला का बिंदु यही पूरा होता है, संपन्न होता है। और अब हम अगली टॉपिक पे अगली क्लास में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।